हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज फिर से व्याकरण पढ़ेंगे, यानी हिंदी व्याकरण। ओके, अब हिंदी व्याकरण यानी क्लास फर्स्ट का हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में हमने क्या पढ़े थे इसके पहले? पार्ट 2 वर्णमाला। अब वर्णमाला में मैंने आपको शुरू से बताई थी इसके पहले कि स्वर, व्यंजन, फिर क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ये सब आ गया था। फिर उसमें अंतस्थ ध्वनि, ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन, ये सब मैंने आपको बताई थी। फिर बताई थी मतलब उसके बाद के वीडियो पे कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद मतलब अयोवाग्य 2 होते हैं और व्यंजन 39 होते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं, है ना। सबसे पहले कुल वर्ण कितने हैं? 52। फिर स्वर 11, फिर अयोवाग वहाँ 2 और व्यंजन 39, ये बताई थी। फिर वर्णों के 2 प्रकार। ओके, वर्णों के 2 प्रकार थे, स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब ये बताई थी किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। वो किसी की सहायता के बिना ही हो जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण यानी उनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ऊ, है ना, ये। फिर व्यंजन, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, यानी 33। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, तो ऐसा। फिर प प ब भ म तक, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है ना। जो कि हम बोलते हैं तो हमारा तालु से स्पर्श होता है कि क ख ग घ अंग, तो स्पर्श व्यंजन है। फिर उसके बाद य र ल व अंतस्थ व्यंजन, फिर श श श ह, ये ऊष्म व्यंजन जो गर्म हवा के साथ उस व्यंजन बोलते हैं तो वो होते हैं। फिर उसके बाद बताई थी संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन 2 वर्णों से के योग से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र, ये बताई थी। उसके बाद ये वर्ण में मतलब श कैसे बना, तो क धन श, षटकोण का श। फिर त्र, त त धन र, इस टाइप से ये बताई थी कि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और जो श्र है वो संयुक्त व्यंजन माना जाने लगा है। यह भी 2 वर्णों से मिलकर बनता है, यानी श धन र, श्र। ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाई थी। अब हम उसके आगे का क्या है वो देखेंगे। तो आपकी बुक में उसके आगे दिया हुआ है अनुस्वार, विसर्ग, ये दिया हुआ है। तो इसको अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि ये क्या चीज़ है। इसके पहले हमने संयुक्त व्यंजन तक पढ़े थे, समझे थे, मैंने समझाई भी थी, मैंने बोर्ड पे लिख के भी बताई थी आपको। अब अनुस्वार क्या है तो ये अब हम देखेंगे। तो अनुस्वार यानी पार्ट 2 वर्णमाला, अनुस्वार, संयुक्त व्यंजन के बाद में अनुस्वार। तो वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु, यानी अगर कोई शब्द लिख रहे हैं उसके ऊपर बिंदु लग रहा है, जैसे ये मैंने लकड़ी खींची, यहाँ बिंदु लगा दी, तो ये बोल रहा है वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, अब ह पे क्या लगा है? बिंदु लगा है। और स, तो ये हो गया हंस, कंस आदि। तो ये 2 अक्षर बताए हैं। ऐसे कई अक्षर रहते हैं जो कि बिंदु लगकर बनते हैं, तो इसको अनुस्वार कहते हैं। कि वर्णों के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे हंस, कंस आदि, है कि नहीं। और फिर उसके बाद आता है अनुस्वार के बाद आता है विसर्ग। अब विसर्ग क्या है ये देखते हैं। विसर्ग वर्ण के बाद लगने वाले 2 बिंदुओं, यानी जब कोई शब्द लिख रहे हैं और उसके पीछे साइड में, जैसे हम देखते हैं ना हम, उसके पीछे हम 2 बिंदु लगाते हैं। ओके, तो ये वैसा ही है कि वर्ण के बाद लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। अब ये 2 बिंदु मैंने बता दी, लेकिन इसमें जो अक्षर है वो कैसे लगेगा और कैसे बनेगा, कहाँ बिंदु लगेगी वो बताती हूँ। तो अतः, प्रातः आदि, ये पढ़ने में समझ में आ रहा है ना कि इसमें कहाँ विसर्ग लगा है। तो अ, त और त के पीछे 2 बिंदु, अतः, प्र में आ की मात्रा, त 2 बिंदु, प्रातः, अतः प्रातः, ये है विसर्ग। और अनुस्वार में बिंदु ऊपर लगता है, हंस, कंस। और विसर्ग में शब्दों के
पीछे साइड में लगता है, तो ये होता है विसर्ग, है ना। ये दो हो गए कि अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार में बिंदु कहाँ लग रही है? ऊपर, और विसर्ग में बिंदु कहाँ लग रही है? शब्दों के पीछे। कहाँ लग रही है? शब्दों के पीछे। अब संयुक्त स्वर, दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न रहने पर दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं और संयुक्त स्वर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, है ना। तो ये है जैसे कच्चा, पक्का, सच्चा, बच्चा, अच्छा, कच्चा। अब इसमें ये बोला है कि दो व्यंजन के बीच दो व्यंजन, है ना। अब व्यंजन ले लिए, जैसे कोई दो व्यंजन ले लिए, क, प, ऐसा। तो ये एक इधर और एक इधर, और उसके बीच में अगर कोई शब्द लग जाता है ना, कोई स्वर न रहने पर, न रहने पर दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं। अगर कोई स्वर नहीं है वहाँ और आजू बाजू के अक्षर में बीच में कोई अक्षर है, तो वो ना रहने पर भी वो जुड़ जाते हैं और संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ओके, तो जैसे कच्चा, अब क और चा में आगे मतलब चा, लेकिन उसके बीच में च आधा लग गया, तो क्या हो गया? कच्चा। प, क आधा, क में आके मात्रा का, पक्का। उसके बाद स, च पूरा, च में च आधा, अ की मात्रा सच्चा। ब, च में आके मात्रा चा, बच्चा, अच्छा, कच्चा। तो ये है तीन अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त स्वर। तो ये तीन मैंने जो है वर्ण बताइए आपको कि क्या है ये, क्योंकि संयुक्त के बाद में ये तीन आ जा रहे हैं। और इसमें अंतर बताई मैंने आपको कि जो अनुस्वार है वो ऊपर बिंदु लगती है, उसके बाद विसर्ग में अक्षरों के पीछे बिंदु लगती है, और संयुक्त स्वर में शब्द जुड़ जाते हैं उसमें, जैसे च पे च आधा, स, च में च आधा, अ की मात्रा सच्चा। तो ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये तीनों में अलग अलग ऐसा बताया गया कि इसमें कैसा क्या होता है। तो ये तीन मैंने लिख के यहाँ पर आपको बताई। अब इसके बाद में आता है र वाले संयुक्त अक्षर, है ना, र वाले संयुक्त अक्षर। तो अब हम उसके बाद में वो वाले देखेंगे। ये तीन मैंने लिखी हूँ, आप देखिए इसमें कि ये तीन मतलब कहाँ तक हुएंगे। ओके, है ना। तो स्टूडेंट, आपने इसके पहले जो बताई मैंने संयुक्त व्यंजन, फिर उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त स्वर, अब र वाले संयुक्त अक्षर। तो अब ये क्या है? र वाले संयुक्त अक्षर। तो किसी अन्य व्यंजन के साथ र दो प्रकार से जुड़ता है। अब इसमें ये क्या बता रहा है कि किसी अन्य व्यंजन के साथ र दो प्रकार से जुड़ता है ना। यानी कहा दो प्रकार से जुड़ रहा है वो। पहले जो हमने बताए थे अनुस्वार, तो उसमें बिंदु ऊपर से लग रहा था, फिर उसके बाद में विसर्ग, तो अक्षरों के पीछे से विसर्ग जो लग रहा था, प्रातः, ये वो। फिर संयुक्त स्वर में था कि मतलब जो दो स्वर रहते हैं, न रहने पर दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, सच्चा, ये था। उसके बाद में र वाले संयुक्त अक्षर थे कि किसी अन्य व्यंजन के साथ र दो प्रकार से जुड़ता है। अब जैसे व्यंजन के पहले, अब इसमें कैसा बताया है ये देखो कि व्यंजन के पहले, अब व्यंजन के पहले जैसे र धन क, है ना, तो ये आ गया मतलब र धन क, ये कैसा हो गया कि क्या हो रहा है? व्यंजन के पहले। तो जैसे उसमें क्या हो गया? फर, बोलने पे समझ में आता है कि सबसे पहले मतलब जो है ये र में क ऊपर जो रेख लगी है उससे जो शब्द बन रहे हैं, तो वो क्या हो गया? फ, क और रेख लग गई, तो फर्क, तर्क आदि, है ना। तो ये क्या है? व्यंजन के पहले है। उसके बाद व्यंजन के बाद, अब व्यंजन के बाद तो क धन र, फिर क में मतलब जो नीचे र की रेख बताते, पहले ऊपर की बताए फिर नीचे की बताए, तो क्रम, चक्र आदि। तो ये क्या हो गया? व्यंजन के पहले और ये व्यंजन के बाद। ओके, फिर उसके बाद जब ट या ढ के साथ र जुड़ता है तो इसका रूप इस प्रकार होता है, जैसे ट धन र बराबर ट्र, है ना। यानी ट के साथ र जुड़ गया तो ट्र, तो उसका मतलब उसमें भी शब्द बना लिए, तो ट्रक, ट्रक, ट्रेन, ट्रंक। ये काय से हो रहे हैं? जैसे ट के साथ में
जब ट या ड के साथ र जुड़ता है तो उसमें मतलब उसमें नीचे वो र नहीं बीच में जोड़ रहे, उसको ट र क नहीं बोलेंगे, उसमें क्या बोलेंगे, ट नीचे र की रे और क, तो ट्रक, ट्रक, ट्रेन, ट्रंक, ये शब्द बना। अब जैसे कि ड धन र, ड्र, तो अब वो ड्र में नीचे ड्र की रे, जब बोलते हैं तो खुद ही शब्द समझ में आते हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है। तो ये ड्रम, ड्रग, ड्राइंग आदि, तो ये कहाँ लगे, नीचे से लगे। तो ये इस तरह से ये इसमें र वाले संयुक्त अक्षर हो गए उसमें। अब जैसे भूलवंश बच्चे क्र, त्र आदि को संयुक्त अक्षर मान लेते हैं। ओके, जैसे बच्चे कई रहते हैं कि उसमें आप जैसे ड्रम, ड्राइंग, ड्रग्स, ड्राइंग आदि, तो ये सब उसके साथ लगने वाले हैं। लेकिन भूलवंश बच्चे जैसे अब जैसे ये वाला शब्द है कि क, ये शब्द है क, अब इसमें हमने जैसे ये दे दिए नीचे से र की और ट्र, अब ये दे दिए तो इस तरह से ये है ना, तो ये आदि को संयुक्त अक्षर मान लेते हैं। अब जैसे कभी कभी बच्चे इनको भी संयुक्त अक्षर मान लेते हैं, जबकि इनमें क्या है, इनमें मतलब कि जैसे व्यंजन के साथ री की मात्रा का प्रयोग होता है। ये व्यंजनों के साथ क और ट में जो ये लगा है नीचे, इसमें क्या है, व्यंजन के साथ री की मात्रा का योग होता है। लेकिन भूलवंश बच्चे इसको भी जैसे क्या मान लेते हैं, भूलवंश बच्चे इसको संयुक्त अक्षर मान लेते हैं, लेकिन ये उसमें नहीं आते हैं। ओके, ये उसमें नहीं आते हैं, इसमें री की मात्रा का योग होता है। ये अक्षरों में री की मात्रा का वो होता है और ये चीज अलग है कि ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्राइंग, ड्रग्स, पर वो ये जो ये नीचे ये वाली मात्रा लगती है, ये री की कहलाती है, ये अलग होती है। तो ये उसमें री की मात्रा का योग होता है इन अक्षरों में। इसको मतलब जैसे कि अब मैं बताती हूँ इसी में कि जैसे अब यहाँ से ये मैंने आपको समझाई, अब इसी में मैं इसको जैसे बता देती हूँ कि कैसा क्या है ये। अब जैसे इसमें क्या है कि अब अभी बताती हूँ कि मैं कि व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ री की मात्रा का प्रयोग होता है। काय का, री की, ये तो री की मात्रा का योग होता है। अब जैसे आपको मैं एक उदाहरण भी देती हूँ, जैसे क धन ये री बराबर क्र। ओके, तो इसमें क्या है, अब इसमें कैसे शब्द आ गए, कृपा, फिर कृषि, और कृति ना आदि, ये शब्द है। ये क्या है, इसमें री की मात्रा का योग होता है ना। जैसे तृष्णा, तृष्ण, तृतीय, तृप्त, ये सब री की मात्रा का प्रयोग होता है। अब उसमें त या श के साथ र जुड़ने पर इनका मूल रूप बदल जाता है। अब जैसे बता रहे हैं कि इसी में त, इसमें ही मतलब त या श, इसमें त या श के साथ र जुड़ने पर इनका मतलब जो मूल रूप है वो क्या होता है, बदल जाता है। अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि त धन र है ना, त धन र बराबर त्र, ये हो गया त्र, है ना, त्र। और फिर उसमें मतलब कौन से शब्द बन रहे हैं, ये देखो, ये बन रहे हैं इसमें
त्राण, त्रिभुज, त्रास, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज, ये शब्द बन जाते हैं। ओके, है ना। फिर श धन र, तो श धन र बराबर, इसमें कौन सा शब्द बन जाएगा? श्रम। श्रम मतलब जैसे ये बन गया श्रम। फिर उसके बाद में श्रवण, श्रवण, श्रीमान आदि, है ना। तो ये क्या है? ये व्यंजन के साथ री की मात्रा का योग होता है, उससे बनते हैं कि ये शब्द। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ोगे और देखोगे। अब ये आपका हो गया है, ये मतलब कौन सा पाठ? पाठ 2 वर्णमाला। ये मैंने आपको समझा दी हूँ, कंप्लीट कर दी हूँ, और उसके बाद ये पूरा हो गया है पाठ 2 वर्णमाला। ये आप इसी तरह इसको पढ़ेंगे और मुझको वीडियो सेंड करेंगे 2-2 सेकेंड से भी कम के। ओके, मैंने अच्छे से समझाई हूँ इसको। ओके, तो अब इसमें आपके कुछ है, तो इसके बाद इसके मैं आपको प्रश्न उत्तर बाद में लिखवाऊंगी, और फिर ये आप अपनी बुक में लिखेंगे। तो इसको आप 1-2 मिनट देख लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।